मेरा रिश्ता लेकर मेरे ससुर हमारे घर आए थे। वो एक 55 साला आदमी थे, लेकिन काफी जवान नजर आते थे। उनका उठना बैठना बातचीत करने का अंदाज बता रहा था कि वो हमेशा ही ऐसा ही करते थे। खूब पैसे वाले हैं। और फिर जब उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया तो मेरे माँ बाप को उस रिश्ते में सुफैसद दिलचस्पी हो गई, क्योंकि लड़का परदेश में था। मेरी माँ का हमेशा से यही ख्याल था कि यहाँ की कमाई में कुछ नहीं रखा। कमाई तो परदीस की ही होती है। वो तो अबा को भी परदीस भजवाना चाहती थी, लेकिन अबा हम बेटियों को उस तरह छोड़कर जाने के लिए राजी न हुए। उनका मानना था कि बेटियों के सर पर बाप का साया जरूरी है। लेकिन जब मेरा रिश्ता परदेसी लड़के का आया तो उम्मा ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि तुमने तो सारी जिंदगी यहीं निकाल दी, बेटियों का मुस्तकबल भी सुनार नहीं सका। अब अपनी बिना का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ गया है तो फिर सोचने की क्या जरूरत है। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मेरा रिश्ता पका कर दिया गया। शादी के वक्त मेरा शौहर यावर वापस आया और फिर मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले गया। ससुराल काफी अच्छा बड़ा था, खाते पीते लोग थे, और सबसे अच्छी बात यह थी कि ज्यादा झंझट नहीं थी। सास जिंदा नहीं थी, ससुर थे तो वो भी हटे कटे थे, अपना काम काज खुद किया करते थे। और एक कनवारी नंद थी जो अपने काम से काम रखती थी। उसका होना न होना बराबर था। वो कब कॉलेज जाती, कब वापस आती, कब अपने कमरे में सो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता था। अपने बाप से तो वो बिल्कुल बातचीत नहीं करती थी। जब तक यावर यहाँ थे वो थोड़ी बहुत यावर से बात कर लिया करती थी। फिर शादी के 15 दिन बाद यावर मुझसे ये कहकर चले गए कि कुछ ही अरसे बाद वो मेरे कागजात बनवाकर मुझे भी अपने पास बलवा लेंगे, और मैं उम्मीद की डूर थामे उन्हें रुखसत कर बैठी। मुझे क्या पता था कि हर परदेसी शोहर की तरह उन्होंने भी मुझे ये झूठा दिलासा दिया था ताकि मैं उनके जाने में कोई रुकावट न डालूं। जब तक यावर यहाँ थे घर के काम काज के लिए मुलाजमा आती थी, लेकिन यावर के जाते ही सबसे पहले मेरे ससुर ने मुलाजमा को निकाल दिया और कहने लगे, बहू तुम्हारे शौहर की मेहनत की कमाई है, तुम ही जमा जोड़ करोगी तो तुम्हारा मुस्तकबल महफूज होगा। फजूल खर्चों की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे अपने ससुर की बात ठीक ही लगी। और फिर मुझे काम काज की भी आदत थी। मैं किसी अमीर घराने से तो न थी, इसीलिए अपने ससुर की बात मान गई। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि काम के बहाने ससुर मुझे बार बार अपने कमरे में आवाज देकर बुला लिया करते थे। कभी कहते बहू चाय ला दो, तो कभी पानी में उनके कमरे में सफाई करने जाती, तो वो सारा वक्त मुझ पर नजर जमा कर बैठ जाते। झाड़ू और खुसूसा पोंछा लगाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। मैं चादर अच्छी तरह लिपेट कर उनके सामने उनके कमरे की सफाई करती, और इस काम में मुझे शदीद कोफ्त महसूस होती। एक शाम तो हद ही हो गई। सिसर ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मुझे अजीब और पार होती निगाहों से देखने लगे। मैंने अच्छी तरह दुपट्टा पहन रखा था, लेकिन ससुर की नजरें मुझे कुछ इतना बेचैन कर गईं कि मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे को सही करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर ने मुझे इशारा किया और कहने लगे कि यहीं बैठ जाओ। उनका इशारा कदमों की तरफ था। मैं कुछ तजब्जब का शिकार हुई, लेकिन फिर बैठ गई। फिर वो आहिस्ता से कहने लगे, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जरा धीरे धीरे मेरे पैर दबा दो। वैसे तो एक बहू के लिए ससुर के पैर दबाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो जिन निगाहों से मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं बस्तर की पट्टी से टुक कर बैठ गई और फिर धीरे धीरे उनके पांव दबाने लगी। मैंने दोबारा सर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा था, जबकि वो मुस्तकिल मुझे ही देख रहे थे। फिर अचानक ही कहने लगे, तुम्हें यावर की बड़ी याद आती होगी ना, अभी तुम्हारी नई नई शादी थी, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारे भी बड़े अरमान होंगे। सिसर की बात सुनकर शर्म से मेरे गाल गुलाबी पड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे उस किस्म की कोई बात करेंगे। मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया तो कहने लगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अभी हो जवान हो, तुम्हें शौहर की कितनी जरूरत है। मैंने तो यावर से कहा था कि कुछ दिन और रख जाए, लेकिन उसकी भी नौकरी का मसला था। मगर मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकता, इसलिए चाहता हूं कि तुम्हारी तन्हाई का कुछ इंतजाम कर दूं। अब की बार तो मैं पूरी तरह ही चौंक गई कि मेरे ससुर मेरी किस तन्हाई के इंतजाम की बात कर रहे थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, बिना मैं सोच रहा हूं कि अपने कमरे में LED लगवा लूं, हम दोनों मिलकर देख लिया करेंगे। तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और मेरा वक्त भी गुजर जाएगा। दरअसल तुम्हारी सास के मरने के बाद मैंने टीवी बेच दिया था, क्योंकि मरहुमा टीवी बहुत शौक से देखती थी और उस टीवी को देख देख कर मुझे उसकी याद सताती थी। फिर उसके बाद किसी न किसी खर्चे में पैसे डलते चले गए तो मैंने नया टीवी नहीं लिया। अब हम दोनों मिलकर एक साथ टीवी देख लिया करेंगे। सिसर का लहजा भी बदल गया था और नजरें भी
बीवी के जिक्र पर उनकी आंखों में उनसो आ गए थे। उसी लिए मैंने एतराज न किया और कहा कि ठीक है अबा, आप टीवी खरीद लें। और फिर मेरे ससुर ने दूसरे ही दिन टीवी खरीद कर लाउंज में लगाने की बजाय अपने कमरे में लगा लिया। मैंने हामी तो भर ली थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा खिफ्त महसूस हो रही थी कि मैं उनके कमरे में बैठकर उनके साथ टीवी कैसे देखूंगी। आजकल तो अजीब व गरीब से कमर्शियल और ड्रामे उठते हैं, अपने सुगे बाप भाई के साथ बैठकर देखने के काबिल नहीं होते। फिर वो तो मेरे ससुर थे। मैं उसी किशमकिश का शिकार थी कि मेरी नंद फरहाना मेरे पास है आई और कहने लगी, उबा ने किस खुशी में कमरे में टीवी लगाया है, अब को मालूम भी है वो क्या कुछ देखते हैं। यावर भाई ने उबा को सख्ती से टीवी के लिए मना किया है था, लेकिन लगता है कि उबा ने अब के नाम पर टीवी खरीदा है। फरहाना की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने हिकलाते हुए पूछा कि क्यों अबा, ऐसा क्या देखते हैं। उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा, और फिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि फरहाना का दिमाग खराब हो गया है या फिर वाकई ही मेरे ससुर की हरकतें ठीक नहीं हैं। रात को मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी और कहने लगे, दूध का गिलास लेकर कमरे में आ जाओ। मैं दूध का गिलास लेकर उनके पास गई तो उन्होंने टीवी पर लेडीज रीसलिंग लगाई हुई थी। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। वो औरतें जिस बेहुदा लिबास में एक दूसरे से लड़ रही थीं, मेरा तो सिर ही शर्म से झुक गया था। मेरे ससुर कहने लगे कि अपना दूध का गिलास भी यहीं ले आओ। मैंने नींद का बहाना बनाया और मना करना चाहा, लेकिन उनके आगे मेरी एक न चली। उनकी जोर जबरदस्ती पर मैं अपना दूध का गिलास लेकर उनके कमरे में पहुंच गई और फिर बहुत मजबूरी के आलम में उनके साथ बैठ गई। मैं जब जब उठने की कोशिश करती तो वो बहाने से मुझे बैठा लेते। फिर मेरी बीजारी को देखते हुए मेरे ससुर ने एक फिल्म लगा दी। उन्होंने मुझे दूध का गिलास भी पिला दिया था और अब मैं बस नींद में झूलती जैसे तेसे वो फिल्म देख रही थी, जिसके मनाजिर मुझे बहुत ज्यादा मायूब महसूस हो रहे थे। लड़का लड़की दोनों समंदर किनारे बैठे थे और बेहयाई कर रहे थे। मेरे ससुर ये मंजर बड़े शौक से देख रहे थे, जबकि मैं किसी भी तरह यहां से भागने का सोच रही थी। कुछ ही देर गुजरी कि मुझे कुछ होश न रहा। शायद मैं नींद की वादी है, मैं उतर गई थी या फिर कोई और मामला था। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर मौजूद थी। समझ नहीं उड़ रहा था कि मैं कमरे में कब आई या कैसे आई। मुझे तो आखिरी बात यही याद थी कि मैंने ससुर के साथ बैठकर फिल्म देखी थी, जिसमें कुछ फहश मनाजिर चल रहे थे। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं सर पकड़े बड़ी मुश्किल से कमरे से निकली और बावर्ची खाने तक गई तो फरहाना नाश्ता बना रही थी। अजीब सी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, बहुत खूब भाभी। मैं तो अबा के टीवी से परेशान थी, अपने भी रात में कोई कसर न छोड़ी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि अब भी रात को अबा के कमरे में उनके साथ बैठी टीवी देख रही थी, अब भी उन्हीं की जैसी हैं। वो पांव पटकते कमरे से निकल गई थी और मैं शर्म से जमीन में गड़ गई थी। पता नहीं मेरी नंद मेरे बारे में क्या सोच रही थी, और अगर वो यावर को कोई ऐसी वैसी बात कह देती तो क्या होता। मैं अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन वो कॉलेज के लिए निकल गई थी। काफी देर बाद मेरे ससुर उठे और नाश्ते के लिए बाहर आए तो उनकी निगाहों में बड़ी अजीब सी बात थी। सर से पांव तक मुझे देखते हुए कहने लगे, बहू तुम तो रात को बहुत ही ज्यादा फिल्म में खो गई थी, तुम्हें तो कुछ होश भी न रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे कमरे में भेजा। ससुर की बात सुनकर मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। वो नाश्ता लेने के लिए बावर्ची खाने में चले हुए और मेरे इतनी करीब आ गए कि मेरा सांस रखने लगा। फिर कहने लगे, बहू तुम हो नहाकर बावर्ची खाने में क्यों नहीं आई हो? इस तरह गंदे पैरों से बावर्ची खाने में कदम न रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुई, क्योंकि मैं नापाक तो नहीं थी, मगर वो फिर भी मुझसे ऐसी बात कह रहे थे। वो नाश्ता उठाकर मुस्कुराते हुए चले गए और मैं सोचो मैं ही रह गई कि रात न जाने क्या हुआ था। मैं अपने कमरे में सोई थी या फिर ससुर के। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दोबारा रात को ससुर के कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो सारा दिन बहाने बहाने से मुझे आवाज देकर बुलाते रहे। और फिर रात को जब दूध देने गई तो जबरदस्ती हाथ पकड़कर बैठा लिया और एक नई इंग्लिश फिल्म लगा दी, जिसके शुरू होते ही ऐसे ऐसे मनाजर स्क्रीन पर उन्हें लगे कि मेरे दिल में आग जल उठी। मैं भी यावर की कुर्बत के लिए तड़प रही थी, और अब उस तरह के मनाजर देखकर तो मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं किसी भी तरह अपने कमरे मैं जाना चाहती थी, लेकिन फिर दूध पीते ही मुझे चक्कर से उन्हें लगे। मैंने आंखें बंद की तो मुझे कुछ होश न रहा, और जब सुबह आंख खुली तो मैं अपने वस्त्र पर थी, लेकिन मेरा सारा जिस्म टूट रहा था, जैसे मैंने रात भर बहुत मेहनत की हो। मुझे फिर समझ नहीं आया था कि रात मेरे साथ क्या हुआ, और फिर इसी तरह हर रात होने लगा। मैं कुछ भी करती,
लेकिन सिसर के आगे मेरी एक ना चलती। मेरे पास फोन भी नहीं था। यावर फोन भी अपने बाप को करते थे और रात के वक्त ही करते थे, इसीलिए मजबूरा मुझे उनके कमरे में बैठना पड़ता। ये सोच कर के यावर का फोन आएगा तो मेरी भी बात हो जाएगी। वो कभी हफ्ते में एक दफा फोन करते तो कभी 3 दिन में मेरे सिसर मेरे सामने ही बैठे रहते थे, इसीलिए मेरी सरसरी सी बात ही हो पाती। मैंने जब दब्बे लफ्जों में यावर से अपने फोन की फरमाइश की तो मेरे ससर ने मना कर दिया, कहने लगे कि इतने फोन की क्या जरूरत है, मेरा फोन फारिग ही तो रहता है। जबकि वो अपने फोन को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते थे। सिर्फ यावर के फोन कॉल के खातिर मैं अपने ससर के कमरे में बैठने पर मजबूर थी। और फिर 15 दिन गुजरने के बाद मुझे पता चला, मैं उम्मीद से हूं मेरी खुशी की अंतहा न रही। यावर को जाकर महीना हुआ था, उसलिए मुझे यही लगा कि ये बच्चा मेरे शौहर का है। मेरे ससर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और फरहाना का भी यही हाल था। लेकिन फिर 15-20 दिन ही गुजरे कि मेरा बच्चा जाये हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ पता न चला। इन 15-20 दिनों में भी हर रात मैंने ससर के कमरे में बैठकर उनके साथ टीवी पर कोई ना कोई अजीबो गरीब चीज ही देखी थी। और फिर मैं कब सोई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरा बच्चा जाया हुआ तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मेरी उम्मा मुझे लेने के लिए आई, लेकिन सिसर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमारे घर में हर तरह की सहूलत है, पैसा है, हम बहू का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। अब लेकर जाएंगी तो उसके खुराक और इलाज में मसला होगा। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी थी, क्योंकि मेरे घर के हालात काफी खराब थे। उसलिए उम्मा को सिसर की बात मुनासिब लगी, बल्कि वो तो खुश हुई कि सिसर इतने अच्छे और देखभाल करने वाले हैं। जबकि मैं अपने मैके जाना चाहती थी, मगर मेरी यावर से बात भी नहीं हो सकी थी, इसीलिए मैं भी रख गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे सिसर की रोश में कोई तब्दीली ना आई। वो बहाने से मुझे अपने पास कमरे में बुलाकर टीवी लगाते और कहते कि इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा, जो होना था वो हो चुका है। फिर एक दिन वो आहस्तगी से मुझसे कहने लगे कि कोई भी बात फरहाना से न क्या करो, वो कनवारी लड़की है। तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो, कोई जज्बात हो, कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे बयान किया करो। कनवारी है, बच्ची के सामने ऐसी वैसी बात ना करना। मैं अपने ससुर की बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि मैंने तो कभी फरहाना से कोई बात की ही नहीं थी। मगर न जाने क्यों वो मुझे खबरदार कर रहे थे। और फिर महीना गुजरा तो मुझे फिर से एक ऐसी खबर सुनने को मिली कि इस बार मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी तबीयत खराब थी, सिसर ही मुझे लेकर अस्पताल गए थे और पता चला था कि मैं फिर से हामिला हो चुकी हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर यहाँ नहीं था। फिर मैं हामिला कैसे हो सकती थी। मैंने घबरा कर अपने ससुर की तरफ देखा तो वो भी चबहती हुई नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगे कि मेरे बेटे के पीछे तुम क्या गल खुला रही हो। मैंने इनकार करना चाहा कि मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, लेकिन ससुर गुस्से में कहने लगे कि खबरदार, जो ये बात यावर को पता चली वो प्रदेश में है, परेशान होगा। इस मसले का हम ही कुछ हल निकालते हैं। और फिर उन्होंने डॉक्टर से बच्चा जाया करने के लिए जबरदस्ती कुछ दवाएं लिखवा लें, जिन्हें खाने से हफ्ते भर में मेरा बच्चा तो जाया हो गया। लेकिन यह राज ना खुल सका कि मैं हामला कैसे हुई थी। मेरी जिंदगी में एक ही मर्द था और वो मेरा ससुर था। लेकिन क्या एक ससुर अपनी बहू के साथ, जबकि मेरे ससुर तो मेरे ही किरदार पर इल्जाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि उनके बेटे की जदाई में तड़प कर मैंने किसी के साथ नाजायज ताल्लुक बना लिया है। ये वो बात थी कि जिसने मुझे शर्म से चूर कर दिया था। और मैं तो ये बात यावर को भी नहीं बता सकती थी, और न ही अपने घर वालों को, क्योंकि इल्जाम तो मेरे ही सर आना था। मेरी नंद भी मुझसे काफी खफा थी और मेरे ससुर ने पहले ही कह दिया था कि वो कनवारी है, उससे कोई बात ना करना। दवाएं खाने के बाद मेरा ये दूसरा बच्चा भी जाया हो गया था। लेकिन ये सिलसिला रखने में ही नहीं आया। हर थोड़े दिन बाद में उम्मीद से हो जाती और मेरे ससुर मुझे बातें सुनाते, बच्चा जाये करने की दवा खुला देते। बार बार ये दवाएं खाने से मेरी हालत इतनी खराब होने लगी थी कि हाथ पांव कपकपाने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे जिस्म में जान ही ना हो। उस पर भी ससुर बार बार अपने कमरे में बुलाकर बैठा लेते। मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस गई थी जिसका कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं कम उम्र थी, मुझे ज्यादा उन मामलात की समझ बोझ भी नहीं थी, इसीलिए बस खामोश होकर रह गई थी। कभी कभी तो सोचती कि अपने माँ बाप को इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर छोटी बहन का सोचकर खामोश हो जाती, क्योंकि उसका रिश्ता मेरे ससुर की बदौलत ही एक अच्छे घराने में हुआ था। अगर मैं ये बात अपने माँ बाप को बताती तो उसके रिश्ते पर भी आंच आती। 7 बार मेरा हमल जाये हो चुका था और मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। एक रात में सिसर के कमरे में गई और जब सिसर ने जबरदस्ती मुझे दूध का गिलास पीने के लिए पकड़ाया
तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उनसे नजर बचाकर बहुत मुश्किल से दूध पीने के बहाने सारा वस्त्र के नीचे गिरा दिया और फिर खाली गिलास बिल्कुल खामोशी से रख दिया। उन्हें अंदाजा ना हुआ कि मैंने दूध है नहीं पिया है। मैं इतनी ज्यादा कमजोर हो रही थी कि खुद ब खुद मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की तो शायद मेरे सिसर को लगा कि मैं सो गई हूं और फिर उन्होंने किसकर मुझे अपने बाजों में जकड़ लिया। सिसर की इस हरकत पर मेरी जान निकल गई थी, लेकिन मुझसे आंखें नहीं खोली जा रही थी। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद ही रखी ताकि पता तो चले कि मामला क्या है। और फिर मेरे ससुर ने मुझे अपने बाजों में उठाया और अपने कमरे में बने स्टोर रूम में ले गए और फिर वहां से एक दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गए और वहां ले जाकर एक बस्तर पर लटा दिया। मैंने आंखें बंद ही रखी हुई थी। मुझ की तालियां बजाने और खुश होने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो कोई जवान लड़का था जो खुश होते हुए कह रहा था कि मेरी बिना आ गई, मेरी बिना आ गई। मेरे ससुर उसे कहने लगे कि मैं सुबह से ले जाऊंगा, तुम रात उसके साथ गुजार लो। और फिर वो मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी जान निकल गई। वो यावर से मिलता जुलता लड़का था जो मेरे बहुत करीब हो चुका था। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो वो खुश होते हुए कहने लगा, मेरी गड़िया जाग गई है। मैं डर के पीछे हटी और कहा, तुम कौन हो? मगर वो तो बस तालियां बजाते मुस्कुराता और हंसता ही जा रहा था। बहुत देर तक मुझे कुछ समझ ना आया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और उससे कहा कि मुझे वापस जाना है। मगर वो अपने होश में कहा था है। वो जोर जबरदस्ती करके मेरे करीब आ गया और फिर सारी रात वो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। वो एक जहनी मरीज किस्म का लड़का था। सुबह तक मैं उसके आगे पूरी तरह हार चुकी थी। मुझ में तो वैसे ही ताकत नहीं थी। फिर मेरे ससुर मुझे लेने आए तो मुझे जागता हुआ पाकर हैरान रह गए। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि मुझ पर यह जुल्म क्यों किया, ये कौन है और आप लोगों ने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों की है। मेरी बात सुनकर ससुर परेशान हो गए। फिर कहने लगे कि बहू ये दरअसल यावर का जड़वां भाई है। उसकी जहनी हालत बहुत पहले खराब हो गई थी, उसीलिए हमने उसे कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन ये तन्हाई से और भी पागल होने लगा। उसने भागकर मोहल्ले की एक दो लड़कियों के साथ ज्यादती की, तो मोहल्ले वालों ने हम पर दबाव डाला कि हम उसे पागल खाने में डलवा दें। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था, उसीलिए मैंने उसे यहां बंद कर दिया। मगर यह हर रात चीखता चलाता, शोर मचाता और उसकी आवाजों से मुझे बहुत परेशानी होती। फिर तुम शादी होकर उस घर में आई तो उसे पता चल गया और फिर ये मुझसे कहने लगा कि उसे भी शादी करनी है। मैं उसकी शादी तो नहीं करवा सकता था, इसीलिए यावर के जाने के बाद मैंने तुम्हें उसके रहम व करम पर छोड़ दिया है। तुम मेरा दूध का गिलास लेकर उठते तो मैं उसमें नींद की दवा मिलाता और बहाने से उसे तुम्हें पिला देता। तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हें उसके हवाले कर देता। तुम्हारा साथ पाकर ये खुश हो गया था, उसीलिए मुझे भी सुकून हो गया था। मेरी रातें भी अब सुकून से गुजरने लगी थी। मगर फिर तुम बार बार हमला होने लगी तो मैं परेशान हो गया। उसलिए मैंने तुम्हें डरा धमका कर खामोश करवा दिया। यावर तो प्रदेश में है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। फरहाना को भी इल्म हो गया है, नहीं है कि उसका भाई यहाँ मौजूद है, क्योंकि मैंने सबसे छुपाकर उसे यहाँ बंद किया है। मैं फरहाना के साथ इतनी सख्ती करता हूँ कि वो मेरे कमरे में उती ही नहीं है। उसीलिए ये सच उज तक छुपा हुआ था, लेकिन उज न जाने तुम्हें कैसे होश आ गया है। सिस्र की बात सुनकर मेरे सर पर इस्मान गर पड़ा। अपने नफसियाती बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे ससुर ने धमकी दी कि अगर ये बात मैंने यावर को बताई तो अच्छा ना होगा। मैं उनकी धमकी के जेर असर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन गुजरी रात मेरे जहन पर उस तरह नक्श हो गई थी कि मेरा दिल चाह रहा था मैं चीखें मार मार कर रूं। और फिर फरहाना किसी काम से मेरे कमरे में आई तो मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने उसे अपने पास बैठाया और इस सारी सच्चाई बता दी। उससे इल्तिजा की कि मेरी यावर से बात करवा दूं। उसके पास मोबाइल फोन मौजूद था। उसने फोरा से मेरी यावर से बात करवा दी और मैंने यावर को सारा सच बता दिया। यावर तो बिल्कुल दंग रह गए थे और फिर दूसरे ही दिन वो फ्लाइट लेकर वापस अगे उन्होंने अपने बाप को गरीबान से पकड़ लिया था, जबकि उनके बाप का कहना था कि उन्होंने ये सब अपने बेटे के खातिर किया। यावर का हाल बहुत बुरा था। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं और रहा था कि उनके बाप और भाई ने मिलकर मेरी इज्जत को दांव पर लगाया है। यावर ने मुझे अपना सामान बांधने को कहा और फिर मेरे कागजात वगैरह का इंतजाम करवाने की कोशिश करने लगे। वो 2 महीने मेरे साथ ही रहे और फिर मेरे कागजात बनवा कर मुझे अपने साथ दुबई ले गए। और मुझे दबी आए काफी इर्सा हो गया है। लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि मेरे ससुर ने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया। यावर का भाई तो नफसियाती था, लेकिन मेरे ससुर वो तो बिल्कुल ठीक थे।
फिर वो ये हरकत कैसे कर सकते थे? शायद ज़हनी तौर पर वो भी नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि जिस तरह का मवाद वो देखा करते थे, यकीना उनकी ज़हनी हालत पर उसका कुछ असर हुआ होगा। अगले महीने फरहाना की शादी है और हमें वापस पाकिस्तान आना है। लेकिन मुझे ये सोचकर खौफ हो रहा है कि मैं किस तरह अपने ससर का सामना करूंगी। अगर फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ये तसल्ली भी है कि यावर मेरे साथ हैं। अब लोग बताएं, क्या मुझे वापस उन्हें के बाद अपने ससुराल में रखना चाहिए या फिर हमें अलहदा किराए का घर लेना चाहिए, क्योंकि बहन की शादी करवाना तो यावर का फर्ज है, उसी लिए वापस तो हमें आना ही है।